Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding angina. So in the previous two class we have already studied regarding coronary artery disease and myocardial infarction, and today we are going to discuss regarding angina. So these three classes are interrelated, so please अगर आपने वो दोनों classes नहीं देखा है so उनको भी देखो. And this three topic is very important for according to in cardiovascular system. This three topic is very important. Okay, so angina, as you can see in this picture and appreciate कि angina means chest pain. A man is holding his chest, है ना, means कि angina मतलब कि chest pain. So angina क्या है? It is not a disease. It is a clinical condition. Okay, so it is a clinical condition in which client experience chest pain. And जो chest pain होता है ना, डेट इज़ वेरी सीवियर चेस्ट पेन, काइंड ऑफ लवाइन साइन जिसको बोला जाता है. मीन्स कि वो जो चेस्ट पेन होता है ना, वो क्रशिंग, स्क्वीजिंग, ऐसा लगता है कुछ प्रेशर है. एंड बिकॉज ऑफ डैट जिसको ये एक्सपीरियंस होता है वो क्या करते हैं, अपने चेस्ट को ऐसे होल्ड करते हैं, लाइक फिस्ट से चेस्ट को क्लेंच करते हैं. दिस इज कॉल्ड लवाइन साइन, है ना. सो इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन वेयर क्लाइंट एक्सपीरियंस चेस्ट पेन फ्रॉम मायोकार्डियल इस्कीमिया. सो ये बेसिकली जो चेस्ट पेन है ना, वो क्यों हो रहा है. सो देखो, मैंने आपको इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज में बताया था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में बेसिकली क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है. जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो हार्ट के जो मसल्स है, डेट इज सप्लाई बाय कोरोनरी आर्टरी, राइट. सबको पता है कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है, ठीक है ना. इट इज द ब्रांच फ्रॉम द असेंडिंग ऑर्टा से दो ब्रांच निकलते हैं. वन इज द राइट कोरोनरी आर्टरी जाता है एंड दूसरा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जाता है, ठीक है ना. सो राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. सो अगर लेट सपोज अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, यहाँ पर से ब्लॉकेज हो जाएगा, तो ये पार्ट जो पूरा सप्लाई हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट आर्टरी, दैट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट सप्लाई नहीं होगा. यहाँ पे जो मसल्स है, जो मायोकार्डियम है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. बेसिकली यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा. ब्लड नहीं आएगा मीन्स कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसके मतलब क्या होगा, वहाँ पे इस्कीमिया होगा, सेल डेथ होगा. तो बिकॉज ऑफ डैट क्या होगा, हमें सिम्टम्स आएंगे, लाइक चेस्ट पेन होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, पहले तो लाइक एंजाइना हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, एंड वो और सीवियर होकर मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड हार्ट अटैक भी आ सकते हैं ना. सो ये हमारा होता है बेसिकली एंजाइना में, ठीक है. सो it is a clinical condition where client experience chest pain from myocardial ischemia and the major symptoms of the coronary artery disease. Because of the coronary artery disease atherosclerosis होती है and because of that myocardial ischemia होगा and उसकी वजह से क्या होगा, chest pain होगा, जिसको बोलते हैं angina, ठीक है. So coronary artery disease के बहुत सारे causes है, उसमें से एक main cause है, that is the atherosclerosis. So basically क्या होता है ना, this is the normal artery, यहाँ से blood flow हो रहा है, अच्छे से blood flow होगा because enough स्पेस है. बट बिकॉज ऑफ एनी कॉजेज, एनी रिस्क फैक्टर, जैसे कि क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हो गया, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, डायबिटीज हो गया, है ना, स्ट्रेस हो गया, एनी बिकॉज ऑफ एनी रिस्क फैक्टर क्या होगा, ये जो हमारी एंडोथीलियल है ना, द इनर लाइनिंग ऑफ द हमारा ये जो कोरोनरी आर्टरी है, उसकी इंजरी होगी. एंड बिकॉज ऑफ डैट इंजरी क्या होगा, वहाँ पे आके जो हमारे एलडीएल है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो आके स्टिक हो जाएंगे. एंड जैसे ही वो स्टिक होगा, ऑफकोर्स वो स्टिक होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा टॉक्सिन्स, मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा. अब इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे आके जहाँ हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है, वहाँ पे मैक्रोफेजेस, WBC सब कुछ आते हैं. तो सब यहाँ पे आके यहाँ पे आएंगे एंड वो जो भी वहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ जो एलडीएल है, जो स्टिक हो रखा था, उसको वो खाएंगे. एंड बिकॉज ऑफ डेट वो क्या बनाएंगे, फोम सेल बनाएंगे. एंड वो फोम सेल फर्दर क्या हो जाएगा, प्लेक में कन्वर्ट हो जाएगा. धीरे धीरे ओवर द टाइम वो प्लेक में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड जैसे ही प्लेक बढ़ते रप्चर होगा, तो रप्चर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी. एंड देखो धीरे धीरे क्या वो पूरा स्पेस क्या होगा, पहले ये स्पेस इतना था, अब ये स्पेस इतना हो गया. सो अब जो ब्लड आएगा वो इतने ही स्पेस से आएगा ना. तो लेट सपोज अब कोई इतना कम ब्लड आ रहा है, इतना कम ब्लड आएगा, सो इतना कम ब्लड मायोकार्डियम को जाएगा, तो ऑफकोर्स प्रॉपर ब्लड नहीं आएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. सो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा. एंड जैसे ही अगर हम हमारी जो एक्टिविटी बढ़ेगी, लेट सपोज हम रेस कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ा है, हम लाइक स्टेयर से ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा हार्ट का पंपिंग भी इंक्रीज होता है. तो मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है. ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो मतलब कि और क्या होगा, ऑक्सीजन तो जा नहीं पा रहा है, तो और ज़्यादा इस्कीमिया होगा, तो और चेस्ट पेन हो सकता है ना. सो उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट
टाइप ऑफ अंजाइना होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो इट इज कॉज बाय द इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड द डिमांड। जो हमें डिमांड चाहिए लाइक इन द स्ट्रेस इन लाइक स्टेयर से अप डाउन कर लिया, हम बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, सो हमारा डिमांड ज़्यादा है बट उतना ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, सो बिकॉज ऑफ डेट इम्बैलेंस क्या होगा, अंजाइना होगा, बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है। सो कॉजेज क्या है, कॉजेज ढेरों सारे लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म की वजह से भी होगा, आर्टरी स्पैज्म होगी तो ऑफकोर्स जो स्पेस है वो कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा, अगेन मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, ठीक है। उसके अलावा लाइक इंक्रीजिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, सो ये सारे कॉज होते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइप ऑफ अंजाइना। वेरियस टाइप ऑफ अंजाइना होता है, जैसे कि आपने सुना होगा स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना, वेरिएंट अंजाइना। सो बेसिकली ये क्या होता है ना। सो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ अंजाइना। सो द फर्स्ट वन इज द क्रोनिक स्टेबल अंजाइना। सो एज द नेम सजेस्ट इट इज स्टेबल है मतलब कि जो चेस्ट पेन होगा ना, मतलब अंजाइना का मतलब ही समझ में आ रहा है, चेस्ट पेन, डिस्निया ऑन एक्सर्शन हो गया, टेकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, है ना, पसीने आएंगे। सो जो चेस्ट पेन होगा ना इन क्रोनिक स्टेबल अंजाइना में, जो चेस्ट पेन होगा ना ऑन एक्सर्शन होगा एंड इमोशन होगा, मतलब कि जब आप कोई एक्सरसाइज कर लिया, आपने स्ट्रेस लिया, आपने स्टेयर से नीचे ऊपर आ गए, आप कुछ काम कर रहे हो, रेस कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आपका चेस्ट पेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज़्यादा है, बट आपका हार्ट को उतना ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ द आर्टरी जो है वो नैरो रखी है। सो बिकॉज ऑफ डैट क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, अंजाइना होगा, है ना। एंड रिजॉल्व आफ्टर रेस्ट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन के साथ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबल अंजाइना मतलब कि स्टेबल रहेगा, जब आप स्टेबल हो, जब आप रेस्ट में हो तो चेस्ट पेन नहीं होगा, तब आपको अंजाइना नहीं होगा। बट जैसे ही आप कुछ भी एक्टिविटीज़ करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो आपका चेस्ट पेन होगा। एंड आफ्टर रेस्ट और आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन जो चेस्ट पेन है वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। सो डैट इज द क्रोनिक स्टेबल अंजाइना, है ना। सो क्रोनिक स्टेबल अंजाइना बेसिकली लाइक मोर देन 70% ब्लॉकेज होता है, तो उसकी वजह से बेसिकली क्रोनिक स्टेबल अंजाइना देखने को मिलता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट सपोज किसी को चेस्ट पेन आया, चेस्ट पेन हुआ एंड वो ओपीडी आया है, मतलब कि डॉक्टर के पास आया, एंड आते आते ऑफकोर्स टाइम लगेगा, एंड उस टाइम के ड्यूरेशन में वहाँ पे वो आके स्टेबल बैठा हुआ है, तो उसका चेस्ट पेन रिजॉल्व हो गया। अब वो रिजॉल्व हो गया तो हम ईसीजी करेंगे तो क्या आएगा, एसटी सेगमेंट क्या होगा, नॉर्मल होगा। इन एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि जब उसे चेस्ट पेन नहीं होगा तब एसटी सेगमेंट क्या होगा, नॉर्मल होगा। बट इन सिम्प्टोमेटिक जब उसको चेस्ट पेन होगा तो एसटी सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेशन होगा। आई बात समझ में। सो इन क्रोनिक स्टेबल अंजाइना अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा तो एसटी सेगमेंट क्या होगा, नॉर्मल होगा। बट इफ द पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स आएंगे, चेस्ट पेन होगा, तब एसटी सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेशन होगा। एंड देन आप नाइट्रोग्लिसरीन दोगे ना, सबलिंगुअल आप नाइट्रोग्लिसरीन दोगे तो द सिम्टम्स गेट रिलीफ, है ना। एंड अगेन आप ईसीजी रिपीट करोगे तो एसटी सेगमेंट क्या होगा, नॉर्मल होगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि जो हमारा क्रोनिक स्टेबल अंजाइना होता है वो क्या होता है, इट इज रिजॉल्व आफ्टर रेस्ट और टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन। आई बस में, ठीक है। सो इसमें टॉप आई ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई जो आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट क्या होता है, जो अंजाइना है, जो सिम्टम्स है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट क्रोनिक स्टेबल अंजाइना को रिवर्सिबल इस्कीमिया भी बोलते हैं या फिर हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम भी बोला जाता है। ओके, सो इसके अलग नाम है। ओके, सो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक स्टेबल अंजाइना क्या होगा। सो द ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, बट अगर एग्जाम में आया कि द ड्रग ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग, या फिर ड्रग डेट डिक्रीज द मोर्टेलिटी ऑफ क्रोनिक स्टेबल अंजाइना, इन सब का आंसर होगा मेटाप्रोलोल। क्या होगा, बीटा ब्लॉकर, डेट इज द मेटाप्रोलोल और कार्बिडिलोल, ठीक है। सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। उसके अलावा हम क्या क्या देंगे, ऑफकोर्स वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। सो ऑफकोर्स हमें फर्दर प्रिवेंट करना कि आगे और क्लॉट ना बने, जो बन गया सो बन गया, आगे और ना बने। सो बिकॉज ऑफ डैट हम क्या देंगे, हम एस्पिरिन देंगे 75 mg। एंड अगर पेशेंट एक्यूट में आता है, एक्यूट अंजाइना में आता है, एक्यूट अटैक में आता है, लाइक विथ चेस्ट पेन आता है, तो हम क्या देंगे, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे या फिर बकल स्प्रे नाइट्रोग्लिसरीन देंगे इन द इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या ड्रग होते हैं, टैब आइसोरवाइड मोनोनाइट्रेट देते हैं, जो कि क्या है, नाइट्रेट है, मतलब कि क्या करेगा, वेजोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करेगा तो प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, राइट। सो टैब आइसोरवाइड मोनोनाइट्रेट भी ट्रीटमेंट है। देन टैब मेटाप्रोलोल एज मैंने आपको बताया, बट अगर लेट सपोज जो मेटाप्रोलोल है, बीटा ब्लॉकर, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा देन हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, अदरवाइज हम
बीटा ब्लॉकर देंगे। अगर बीटा ब्लॉकर अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है देन हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या है, हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन है ना, लिपिड ज़्यादा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, सो उसको कम करने के लिए हम क्या देंगे, स्टैटिन देंगे, दैट इज़ द टैबलेट अटोरवास्टैटिन देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा हम रुनालोजीन हो गया, इवाब्राडीन या फिर ट्राइमेटाजिडीन देते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब बेसिकली हार्ट रेट कम करता है और ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली वो क्या करता है, कम करता है हार्ट का, ठीक है ना। सो ये हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या हमारा ये सारे हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, ठीक है ना। उसके अलावा लेट्स सपोज अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, स्टिल उसका चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी, ये सारे ड्रग लेने के बावजूद भी उसका जो चेस्ट पेन है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो होता ही रहता है। सो इन दैट केस हम क्या देंगे, हम क्या करेंगे, वी डिड कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ ब्लॉकेज, कि कितनी आर्टरी में ब्लॉकेज है, कौन से साइड पे है, वेदर इट्स राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एलएडी कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है, कहाँ पे है, एंड ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज, कितना परसेंटेज है, 50, 60, 70, 80 कितना परसेंटेज है। तो ये हमें कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी से पता चलेगा। एंड आफ्टर दैट कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के बाद हम देखेंगे कि अगर सिंगल या डबल वेसल है, एक वेसल या फिर दो वेसल्स इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, हम पीसीआई करेंगे। पीसीआई मतलब क्या है, पीसीआई का मतलब है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, दिस इज द इमेज, ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में समझाया था। सो देखो इसमें क्या करते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में क्या करते हैं, प्लस स्टंटिंग भी करते हैं। क्या करते हैं इसमें, आपने सुना होगा, पेशेंट बोलते होंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी, सॉरी एंजियोप्लास्टी हुआ है मेरा, स्टंटिंग डला है मुझे। सो ये बेसिकली क्या होता है ना, हम फिमोरल आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरी से एक कैथेटर जाता है, एंड वो कैथेटर कहाँ जाता है, कोरोनरी आर्टरी में जाता है। कोरोनरी आर्टरी में जाने के बाद वो जो कैथेटर होता है ना, उसके टिप पे क्या होता है, बलून होता है, वो जाके इन्फ्लेट करता है, तो जो ब्लॉकेज है ना वो हट जाएगी, जो क्लॉट है वो हट गया, ठीक है। प्लस वहाँ पे क्या करते हैं, स्टंटिंग लगा देते हैं, वहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्टंटिंग लगा दिया है, सो डैट परमानेंट सिक्योर रहेगा ना, फिर से जो ये हमारा क्या बोलते हैं आर्टरी है वो प्रॉपर प्लेस्ड में रहे। सो यहाँ स्टंटिंग लगा देते हैं, और ये स्टंटिंग भी ना मेडिकेटेड होती है, सो लाइक मेडिसिन वगैरह रिलीज करती रहती है, सो फर्दर क्लॉट होने से भी प्रिवेंट करती है, ठीक है ना। सो ये हमारा परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन होता है, ठीक है, प्लस स्टंटिंग हो गई, ठीक है। सो ये हमने कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है, ये तो हमारा सिंगल और डबल वेसल का ट्रीटमेंट हो गया, या तो हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन प्लस स्टंटिंग कर दिया। बट अगर ट्रिपल वेसल डिजीज इन्वॉल्व है, लेट्स सपोज ये तीनों की तीनों आर्टरी इन्वॉल्व है ना, जैसे कि हमारा ये राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो गया, है ना, लेट्स सपोज ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है, मेन हमारा असेंडिंग ऑर्टा से आया ये राइट कोरोनरी आर्टरी, एंड यहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हमारा लेफ्ट असेंडिंग लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, और ये हमारा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। लेट्स सपोज ये तीनों में ही ब्लॉकेज है, अगर ये तीनों में ही ब्लॉकेज है तो हम क्या करेंगे, मतलब तीनों में ब्लॉकेज है तो आप समझ सकते हो कि मतलब होल ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व है ना, पूरे हार्ट एक के मायोकार्डियम को ही ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स डेथ ही हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट कभी भी आ सकता है। सो इन दैट केस हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग CABG। CABG क्या है, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। बाईपास ग्राफ्ट मतलब क्या है, लेट्स सपोज आप इस रोड पे जा रहे थे, इस रोड पे आप जा रहे थे, आपने देखा कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इतने एरिया में, ठीक है, आपको आगे जाना था, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है ना, आगे कोई और रूट है, तो आपने यहाँ से कट लेके आप इधर आ गए, है ना। सो आपने बेसिकली क्या किया, जहाँ पे ट्रैफिक था उसको कट करके आप दूसरी जगह से चले गए, है ना। सो सेम हैपन इन द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, मतलब कि हम बाईपास करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा क्लॉट है, यहाँ पे हमारा क्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉट है, यहाँ पे क्लॉट है, मतलब कि अगर हमने यहाँ से ऐसे बाईपास कर दिया तो प्रॉपर सर्कुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्लॉट है ना, यहाँ सेम ऐसे ही यहाँ पे क्लॉट है, तो यहाँ पे क्लॉट है तो हमने ऐसे बाईपास कर दिया, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन आगे सेल्स को मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो हम यही करते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट में। सो हम पहले ग्राफ्ट लेते हैं, ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं, अपनी ही बॉडी से लेते हैं, आर्टरी ले सकते हैं ग्राफ्ट में, या फिर वेन्स भी ले सकते हैं। आर्टरी इज लाइक मोर सुटेबल। सो आर्टरी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी आर्टरी ले सकते हैं। सो फर्स्ट इज द इंटरनल मेमोरी आर्टरी लेते हैं, एंड दूसरी रेडियल आर्टरी लेते हैं, ठीक है। एंड वेन्स में हम ग्रेट सेफनेस वेन्स लेते हैं, ठीक है ना, बट आर्टरी इज मोर लाइक सुटेबल। सो ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, मेडिकल थेरेपी। मेडिकल इज नॉट लाइक मेडिकल फेलियर होगा, देन हम क्या करेंगे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करेंगे फॉर डबल एंड सिंगल
एंड फॉर ट्रिपल वेसल डिजीज के लिए हम क्या करेंगे, CABG करेंगे। ओके डन। फिर दिस इज द क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। स्टेबल मतलब कि जब पेशेंट स्टेबल होगा, रेस्ट होगा, पेन नहीं होगा। जब पेशेंट कुछ करेगा, स्ट्रेस में होगा, तो क्या होगा, पेन होगा। ओके डन। देन सेकेंड आता है हमारा अनस्टेबल एंजाइना। सो एज द नेम सजेस्ट अनस्टेबल, मतलब कि वो अनस्टेबल है, मतलब कि पेशेंट रेस्ट में रहे या कुछ एक्सरसाइज करे या कुछ एक्टिविटीज करे या स्ट्रेस में हो, वो पेन होगा, तभी भी होगा, रेस्ट में भी होगा। ओके, सो अनस्टेबल एंजाइना को प्री इन्फाक्शन एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस भी बोला जाता है। सो इट इज अकर्स एट रेस्ट ऑल्सो ड्यूरिंग मिनिमल एक्ट, या फिर या तो रेस्ट में आप आराम से बैठो, स्टिल आपको पेन हो रहा है, या फिर आपने कुछ थोड़ी बहुत भी एक्टिविटीज किया, सपोज आपने ड्रेस पहन लिया, स्टिल आपको पेन होने लगा। सो विथ मिनिमल एक्टिविटीज से भी हो सकता है या फिर रेस्ट पे भी हो सकता है। एंड इट इज इंक्रीजेज इन अकरेंस एंड ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ओवर द टाइम, अगर आपने मैनेज नहीं किया टाइम से, ठीक है ना। सो ये हमारा अनस्टेबल एंजाइना में होता है। इसमें एसटी सेगमेंट बेसिकली नॉर्मली होता है, एलिवेटेड या फिर एसटी सेगमेंट एलिवेशन या फिर डिप्रेशन नहीं होता है। और ड्रॉप आई क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है जैसे कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई या फिर एसटी एलिवेशन एमआई में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होता है, बट इसमें इतना ज़्यादा एलिवेटेड नहीं होता, बट यस एलिवेटेड होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, सो ट्रीटमेंट मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन पढ़ाया था, याद करो, एक मैंने बताया था नॉन एसटी एमआई, मतलब कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, और एक था हमारा एसटी एलिवेशन एमआई। सो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई का मैंने क्या ट्रीटमेंट बताया था आपको, मैंने यही बताया था आपको, ABE बोन। सो सेम ट्रीटमेंट इज फॉर अनस्टेबल एंजाइना। क्या क्या है, ए मतलब कि अविसिक्सिमैब, GP2A3B इनहिबिटर, बेसिकली ये क्या करेगा, अविसिक्सिमैब, सिक्सी मतलब 6 प्लेटलेट, 6 मान लो, प्लेटलेट इज 6, सो अविसिक्सिमैब, मैब मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये रोकेगा प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये रोकेगा, इनहिबिट करेगा। सो अविसिक्सिमैब GP2A3B इनहिबिटर देते हैं, एंड बीटा ब्लॉकर देते हैं, दैट इज द मेटाप्रोलोल, जो कि क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, एंड सो क्या करेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या करेगा, कम करेगा। ओके, एंड हम क्या कर देते हैं, इनॉक्सापेरिन देते हैं। इनॉक्सापेरिन इज ऑल्सो नोन एज लो मोलिक्यूलर वेट हेपेरिन या फिर क्लेक्सिन के नाम से भी आता है, ठीक है ना, क्लेक्सिन या फिर लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। और इनेक्सापेरिन देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, नॉट IV, नॉट ID, नॉट IM, सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है, दैट इज द एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। एंड हम क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। अगेन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करेगा, पल्मोनरी एडिमा के चांसेस भी कम करता है। ऑक्सीजन देंगे, अगर पेशेंट का सैचुरेशन लेस देन 95, लेस देन 90 है तो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, है ना, ABE, M इज द मॉर्फिन, O इज द ऑक्सीजन, A इज द एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट में बेसिकली हम DAPT फॉलो करते हैं, दैट इज द डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी फॉलो करते हैं, जिसमें हम 2 एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, फर्स्ट इज द एस्पिरिन एंड सेकेंड इज द क्लोपिडोग्रेल देते हैं, ठीक है। प्लस क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, जो कि क्या करेगा, सिम्टम्स को रिलीफ करेगा, ठीक है ना। सो अगर ये फेल हो जाएगा, अगर ABE मोन थेरेपी फेल हो जाएगा, मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट अगर फेल होगा, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिले PCI। लास्ट सॉल्यूशन सबका यही है, PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन स्टंटिंग। अगर ये भी फेल है तो क्या है, CABG। ओके, सो ये हमारा अनस्टेबल एंजाइना हो गया। स्टेबल एंजाइना समझ में आ गया आपको, अनस्टेबल एंजाइना आपको समझ में आ गया। थर्ड हमारा है प्रिंजमेटल एंजाइना, या फिर जिसको वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। सो बेसिकली वो दोनों एंजाइना क्या था, वो दोनों एंजाइना बेसिकली क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, CAD की वजह से हो रहा था, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट्स की वजह से हो रहा था, ब्लॉकेज की वजह से हो रहा था। बट ये जो हमारा वेरिएंट एंजाइना है ना, जो फ्रिंज मेटल एंजाइना है ना, इट इज अकर बिकॉज ऑफ द स्पाजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट के मसल्स को जब सप्लाई करती है जो आर्टरी, उसमें क्या होता है, स्पैजम होता है। स्पैजम होगा, स्पेस कम होगा, ऑफकोर्स आगे क्या बोलते हैं, ब्लड अच्छे से नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, सो अगेन सेम चेस्ट पेन होगा, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ द स्पैजम ऑफ द कोरोनरी आर्टरी मे अकर एट रेस्ट। सो जो प्रिंजमेटल जो वेरिएंट एंजाइना है ना, ये बेसिकली क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्पैजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो अगर वो पर्सन रेस्ट में है या फिर कोई काम कर रहा है, जब कभी भी अगर उस आर्टरी में स्पैजम होगा तो उसको पेन होगा, राइट। सो ये पेन रेस्ट पे भी हो सकता है या वर्क पे भी हो सकता है, जिस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है ना। सो स्टेबल में कब हो रहा था, जब वो वर्किंग कर रहा था, अनस्टेबल में रेस्ट में भी हो रहा था, बट वेरिएंट में कभी भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, वर्किंग पे भी हो सकता है, हमेशा हो सकता है, ठीक है ना। सो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, उसकी सिंथेसिस की कम की वजह से, है ना।
बिकॉज ऑफ द डिक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, जो कि क्या करता है, वेजोडाइलेटर करता है, तो उसकी सिंथेसिस कम होगी तो ऑफकोर्स क्या होगा, स्पेजम होगा, ठीक है ना। सो चेस्ट पेन क्या होगा, एट रेस्ट पे हो सकता है एंड रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं इसके, ठीक है ना। सो ईसीजी में क्या दिखेगा आपको, ईसीजी में आपको एसटी एलिवेशन दिखेगा। देखो हमारा जो क्रोनिक स्टेबल एंजाइना था उसमें ईसीजी में क्या फाइंडिंग था, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा तो ईसीजी में क्या था, एसटी डिप्रेशन होगा, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा तो एसटी क्या होगा, नॉर्मल होगा। इन अनस्टेबल एंजाइना में क्या था, जो एसटी होगा ना, एसटी एलिवेशन, सॉरी एसटी जो है दैट इज द नॉर्मल है, ना डिप्रेशन होगा ना एलिवेशन होगा, ठीक है। बट इन प्रिंज मेटल और वेरिएंट एंजाइना में क्या था, एसटी एलिवेशन होगा। लाइक आपने सुना था ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एसटी एलिवेशन एमआई, सो इसमें भी एसटी एलिवेशन होगा। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एसटी एलिवेशन एमआई में क्या था कि एसटी एलिवेशन तो होगा ही होगा, प्लस हमारा जो ट्रॉप आई था दैट इज द कार्डियक बायोमार्कर, वो क्या होगा, एलिवेटेड होगा, दैट इज द डबल होगा, ट्रिपल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो सकता है ना। सो ट्रॉप आई क्या होगा, एलिवेटेड होगा। बट इन प्रिंज मेटल वेरिएंट एंजाइना इट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी स्पैजम, सो इसमें एसटी एलिवेशन होगा बट ट्रॉप आई क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। एंड जब आप एंजियोग्राफी करोगे ना, है ना, आपने मायोकार्डियल इस्कीमिया में आपने एंजियोग्राफी किया, या फिर अपने क्या बोलते हैं, आगे हमने जो पढ़ा पिछले अनस्टेबल एंजाइना या फिर स्टेबल एंजाइना में, जब आप एंजियोग्राफी करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है। बट यहाँ पे ब्लॉकेज तो है ही नहीं, यहाँ पे हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द स्पाजम ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। सो एंजियोग्राफी क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आर्टरी में स्पाजम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी की वजह से। सो हम क्या करेंगे, हम नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, आईवी नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, एंड देन टैबलेट आइसोरबाइड मोनोनाइट्रेट देंगे, ठीक है ना, मोनोनाइट्रेट देंगे जो कि क्या है, वेजोडाइलेटर है, ठीक है। प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, दैट इज द एम्लोडिपिन एचएस देते हैं। सो ये हमारा ट्रीटमेंट है फॉर प्रिंज मेटल वेरिएंट एंजाइना का, ठीक है, ओके। उसके बाद कमिंग टू द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कि अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है तो हम क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, बिकॉज ईसीजी इज नॉट कन्फर्मेशन ना, तो हम और क्या क्या टेस्ट करेंगे। क्योंकि देखो अगर पेशेंट स्टेबल एंजाइना में आएगा विथ एसिम्टोमेटिक तो ईसीजी क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा। सो क्या क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, सो द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेस टेस्ट, और यू कैन से स्ट्रेस एक्सरसाइज टेस्ट। सो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम टीएमटी भी बोलते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट, आपने सुना होगा। सो ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करते हैं, आपने ट्रेडमिल देखा होगा, पेशेंट ट्रेडमिल पे वॉक करने स्टार्ट करता है, एंड ड्यूरिंग दैट कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग होती है पेशेंट की, एंड सिम्टम्स का भी मॉनिटर होता रहता है, पेशेंट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं जब पेशेंट ट्रेडमिल पे वॉक करना स्टार्ट करता है। एंड जो ट्रेडमिल का जो वॉक करना स्टार्ट करते हैं ना, जो उसकी स्पीड है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रूस प्रोटोकॉल। ब्रूस प्रोटोकॉल मतलब क्या है कि, मतलब कि जैसे लेट्स सपोज हमने बहुत तेज रेस किया, हमने बहुत तेज रनिंग किया, हमारा हार्ट रेट ऑफकोर्स इंक्रीज होता है, राइट। सो जो हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट इंक्रीज होता है ना, हमारा जो मैक्सिमम हार्ट रेट इंक्रीज होता है दैट इज 220 माइनस एज। लेट्स सपोज मेरी एज 25 है, सो 220 में से 25 माइनस करोगे, सो दैट इज द मैक्सिमम हार्ट जो मेरा होगा, है ना, दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। बट इसमें ट्रेडमिल टेस्ट जब हम करते हैं इन पेशेंट में, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि 85% ऑफ 220 माइनस एज होना चाहिए, 85% ऑफ 220 माइनस एज विदाउट एसटी डिप्रेशन। अगर 85% ऑफ 220 माइनस एज से ज़्यादा अगर उसका हार्ट रेट एलिवेट होगा, इंक्रीज होगा, एंड उसमें अगर एसटी डिप्रेशन होगा, तो हमें साइमल्टेनियसली हमें जो टेस्ट है वो रोकने होते हैं, बिकॉज मतलब कभी भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो हमें फिर टेस्ट रोकना होता है। सो दिस इज द टारगेट कि 85% ऑफ द 220 माइनस एज, है ना। एंड ये हम धीरे धीरे अचीव करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रूस प्रोटोकॉल। अगर उसका ये टारगेट टारगेट से ज़्यादा उसका हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है और एसिड डिप्रेशन नहीं होता है, तो हम उसका जो स्पीड है ट्रेडमिल का धीरे धीरे इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है ना। सो ये होता है बेसिकली। सो उसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं, ईसीजी में जब स्ट्रेस टेस्ट करते हैं टीएमटी, सो उसमें हम ईसीजी देखते हैं, अगर एसटी डिप्रेशन होगा फॉर मोर देन और इक्वल टू 1 mm और मोर देन और इक्वल टू 80 मिलीसेकंड होगा इन टू कंटिन्यूअस लीड, लाइक लीड 1 लीड 2, सो हम टेस्ट को स्टॉप कर देंगे, एंड लाइक हम मतलब कि डायग्नोसिस बन जाएगा यस कि हाँ इसको अंजाइना तो है, मतलब कि आर्टरी में ब्लॉकेज तो हो रखी है, राइट, ठीक है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा स्ट्रेस टेस्ट है ना,
जो हमारा ट्रेडमिल टेस्ट है ना, ऐसे नहीं कि हम सब पे कर सकते हैं, जितने पेशेंट है सब पे ये वाला टेस्ट स्टार्ट कर दो, नो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? फर्स्ट इज द ऑर्टिक स्टेनोसिस। अगर ऑर्टिक स्टेनोसिस है तो ये वाला टेस्ट कभी नहीं करते हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, मॉर्बिड ओबेसिटी में भी नहीं करते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस लाइक कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे साइलेंट, मैंने बताया था ना साइलेंट एमआई है, सो डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी नहीं करते हैं। और अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन लेस देन 48 आवर्स है तो भी नहीं करेंगे। एंड अगर अनस्टेबल अंजाइना है, लाइक कि उसको पेन हो रहा है, रेस्ट पे भी पेन हो रहा है, तो मतलब कि ऑलरेडी उसके मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिल रहा है एंड आप उस पर ट्रेडमिल टेस्ट कर दोगे तो 4 चांद लग जाएंगे ना। सो अनस्टेबल अंजाइना में भी नहीं करते जब उसको पेन हो रहा होता है, ठीक है। एंड दिस ट्रेडमिल टेस्ट इज, इसकी जो सेंसिटिविटी है दैट इज अप्रॉक्स 80%, मतलब कि सेंसिटिविटी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टेस्ट है, लेट्स सपोज अगर कोई ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर पाया तो सेकंड टेस्ट क्या है, दैट इज द स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, मतलब कि उसमें फिजिकली उसको चलना पड़ रहा था, है ना। इसमें क्या है, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी में हम फिजिकली उसको कुछ नहीं करवाते हैं, हम बाय मेडिसिन करवाते हैं। बाय मेडिसिन हम हार्ट का पंपिंग इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? हम क्या देते हैं, हम आईवी डोब्यूटामीन देते हैं। एंड डोब्यूटामीन क्या करेगा, यू नो वेरी वेल कि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। एंड कॉन्ट्रैक्शन हमारा हार्ट का इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन का डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन का डिमांड इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स हमारा हार्ट क्या बेचारा सोचेगा कि मैं तेज तेज पंप करूँ, ठीक है। अब वो तेज तेज पंप करना चाहेगा बट वहाँ पे उसको आर्टरी में ब्लॉकेज हो रखी है, सो ईसीजी में उसको क्या दिखेगा, एसटी डिप्रेशन दिखेगा, सेम लाइक मोर देन 1 mm और मोर देन 80 मिलीसेकेंड इन 2 कंटिन्यूअस लीड, ठीक है ना। सो ये हो, एक तो हमने ईसीजी कर लिया स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी में, प्लस हम इको भी करते हैं। सो इको में हमें रीजनल हाइपोकाइनेसिया दिखेगा, मतलब कि जहाँ पे हार्ट लेस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो हमें प्रॉपर इको में दिख जाएगा। सो वो भी पता चल जाएगा कि हाँ इस एरिया में ब्लॉकेज हो सकता है, बिकॉज ऑफ डैट इस एरिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो ये हमारा स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी है एंड इसकी जो सेंसिटिविटी है दैट इज 90%, मतलब कि टीएमटी से बेटर हमारा स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी हो गया। एंड देन थर्ड हमारा टेस्ट है जिसमें ना ही आपको ये फालतू की चीजें, ना ही आपको हार्ट को कुछ देना ही नहीं है, लाइक हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं कराना, फिजिकली भी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थैलियम स्कैन। थैलियम स्कैन को सिस्टामी स्कैन या फिर मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन या फिर न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, आईवी थैलियम 201 या फिर टेक्नीलियम 99 देते हैं, है ना। एंड ये देने के बाद हम क्या करते हैं, अंडर गामा कैमरास के अंडर हम हार्ट की डिफरेंट डिफरेंट साइड से हम इमेजेस को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करके हम क्या देखते हैं, हमने क्या दिया, हमने ये थैलियम 201 दिया। सो हम देखेंगे अपटेक, कितना अपटेक हो रहा है। सो अपटेक ऑफ डाई लेस इन लेस परफ्यूजन एरिया, जहाँ पे परफ्यूजन कम है, जहाँ पे आर्टरी में ब्लॉकेज है, उसके आगे तो वो थैलियम जा ही नहीं पाएगा। तो उसके आगे जब थैलियम नहीं जाएगा तो वो दिख जाएगा कि यहाँ पे अपटेक क्या है, रिड्यूस हो रखा है, सो मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है ना। सो ये होता है मेरा थैलियम स्कैन और इसकी जो सेंसिटिविटी है ना डेट इज 95% है, तो बेटर ये हो गया, राइट। सो ये हमारे बेसिकली टेस्ट होते हैं। एंड लेट्स सपोज हमने बोला ना कि ये हमने मेडिकल दिया, मेडिकल फेलियर हो गया, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि लेट्स सपोज हमने इसमें ट्रीटमेंट दिया स्टेबल एंजाइना में एंड फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी हुआ, सो वो कैसे पता चलेगा। सो उसमें लेट्स सपोज हमने क्या किया, हमने मायोकार्डियल वायबिलिटी किया। मायोकार्डियल वायबिलिटी मतलब कि लाइक काइंड ऑफ पेट स्कैन होता है। सो उसमें हम क्या करेंगे, मायोकार्डियम की वायबिलिटी देखेंगे कि लाइक मैंने एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, मैंने इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट किया है पेशेंट का, तो उसके जो सेल्स है वो वाइबल अभी भी वो मतलब जिंदा हुए नहीं, सिंपल बोले तो मतलब अभी भी वो जिंदा हुए या नहीं हुए, अभी भी उस पर परफ्यूजन कम है, कैसा है। सो प्रॉपर उसमें मायोकार्डियल वायबिलिटी भी चेक करते हैं। सो ये बेसिकली क्या बताता है, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट फेलियर है या सक्सेसफुल है, क्या है, ठीक है ना। एंड देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर अंजाइना जो है, द मेन द गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो हमारा कोरोनरी एंजियोग्राफी ही है, ठीक है ना। ये जितने भी हमने पढ़े, इस स्ट्रेस टेस्ट हो गया, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी हो गया, थैलियम स्कैन हो गया, ठीक है, एंड हमारा कोरोनरी एंजियोग्राफी हो गया। बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एग्जाम अगर पूछेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड आपको क्या बोलना है, गोल्ड स्टैंडर्ड में हमारा क्या आएगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी। क्या आएगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें हमें साइट का पता चल जाएगा कि कौन सी साइट पे है, कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है ना, कितने नंबर्स है, सो सब कुछ इसमें हमें पता चल जाएगा। सो कोरोनरी आर्टरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर एंजाइन, ठीक है। सो ये हमारा था क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो अंजाइना के बारे में हमने ये पढ़ लिया।
एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप फर्स्ट आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाला मेरा वीडियो पढ़ना, एंड देन आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ना, एंड देन एंजाइना। दिस 3 टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये तीनों टॉपिक से हमारा लाइक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम फाइनली कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट